हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं डीएलएड का इकाई 3 यानी कि यूनिट 3। जी हाँ, डीएलएड का योग शिक्षा जो प्रथम वर्ष का विषय है उसकी इकाई 3 की आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अंक विभाजन क्या है, यानी इस इकाई 3 का अंक विभाजन कितने का है, कितने अंकों का प्रश्न आता है, कौन से प्रश्न आते हैं, कितने अंक के आते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं, और तो और हम ये भी देखेंगे कि इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से होंगे, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं और वो महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे हैं और प्रश्न उत्तर लिखा कैसे जाता है परीक्षा में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और स्टूडेंट साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आपको अलग तरह के वीडियोस चाहिए, वीडियो कैसे लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपको ऑल ओवर इंडिया में डीएलएड के, बीएड के वेरियस कोर्सेज ऑफर करता है। इसमें सिर्फ डीएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, ये सारे कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो इन सब का अवेलेबल आपके पास मिलेगा। दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम फीस में विविध प्रकार के कोर्सों में आपका एडमिशन हो सकता है। साथ ही साथ आपको इस तरह के स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक जरूर ले, अच्छे प्रतिशत के साथ पास हो जाए। भारत की कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस ऐसी आपको सुविधा नहीं प्रदान करेगी, वीडियो लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करेगी, लेकिन हमारे यहाँ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको वीडियो लेक्चर्स की सुविधा मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, साथ ही साथ आपको बहुत ही कम फीस में विविध प्रकार के कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट देर ना करें, आज ही नंबर पर संपर्क करें और साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं का एडमिशन, प्रवेश जो है कर सकते हैं इच्छित कोर्सेस में। और साथ ही साथ आपको अपना सरकारी अधिकारी बनने का जो मौका मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। तो आप रीड की, एमपीटीईटी की जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं हमारे इस चैनल के साथ, हमारे श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस विषय को। तो आज का हमारा विषय है योग शिक्षा इकाई 3। जी हाँ, इस योग शिक्षा में कुल इकाई 4 है और इसकी ऑलरेडी हम 2 वीडियो ला चुके हैं, यानी इकाई 1 और इकाई 2 की वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इसमें भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसका अंक विभाजन क्या होगा। तो इसका अंक विभाजन की बात करें तो इकाई 1 और 2 5-5 अंकों की थी, लेकिन इकाई 3 जो है ये 7 अंक हो गई। जी हाँ, 7 अंक मिल सकते हैं इस एक वीडियो को देखकर, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इकाई 3 जो है 7 अंकों की है। इसमें एक मार्क्स का एक प्रश्न आता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। 2 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, और 4 मार्क्स का एक प्रश्न आता है ना, दीर्घ उत्तरीय आता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का एक प्रश्न, 2 मार्क्स का एक प्रश्न, 4 मार्क्स का एक प्रश्न, 4 2 6 और 1 7। इस प्रकार से इसका अंक विभाजन है। तो कुल 7 अंकों की इकाई है। अगर आप 7 अंक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। तो अगर मैं इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूं, शुरुआत करूं, मैं आपको यहाँ पर 11 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके उत्तर बताऊंगा, उसके बाद फिर और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1, प्राणमय में कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम कौन सा है। अब ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, ध्यान रखिए भाई। इसमें कुल 3 है, आपको ध्यान रखना है कि प्राणमय में कोश की शुद्धि के लिए, अगर आप प्राणमय में कोश की शुद्धि यानी मन की शुद्धि चाहते हैं, शारीरिक शुद्धि चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी बताई गई यहाँ पे विधियां, कौन सी प्रभावी प्राणायाम कौन सा है। प्राणायाम के विविध प्रकार होते हैं, आप ये सभी जानते हैं, नहीं जानते तो बता दो। प्राणायाम के विविध विविध प्रकार होते हैं, यानी कई प्रकार से प्राणायाम किया जाता है। तो कौन सा प्राणायाम होगा जिससे प्राणमय में कोश की शुद्धि हो जाएगी। जी हाँ, जिससे कोश की शुद्धि होगी। इस शब्द को याद रखिए, कोश की शुद्धि। तो कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम कौन सा होगा, सितकारी, शीतली एवं सलनता। याद रखिए 3 नाम है, ये तीनों प्रभावी हैं। अगर आपको परीक्षा में आता है अ ब स और करके द आता है उपयुक्त सभी, तो आप सही उत्तर लगाएंगे उपयुक्त सभी, द वाला। ठीक है, सितकारी, शीतली एवं सलनता। याद रखिए, प्राणमय में कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम है सितकारी, शीतली एवं सलनता।
प्रश्न क्रमांक 2, हाइड्रोफोबिया होता है, कैसे होता है या हाइड्रोफोबिया किससे कहते हैं, कैसे ही पूछ सकता है। तो हाइड्रोफोबिया एक बीमारी का नाम है, जिसमें भी लास्ट में फोबिया लगता है ना, वो बीमारी है, वो डर है। फोबिया मतलब होता है डर, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान को पानी से डर लगने लग जाता है, तो वो बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया क्या है, तो पानी से डर लगना इसको बोलते हैं। अब जब पागल कुत्ता काट लेता है किसी को, रेबीज वाला कुत्ता काट लेता है, तो रेबीज की बीमारी जब होती है तो उससे क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है व्यक्ति को। जी हाँ, ये बीमारी आमतौर पर कुत्ते के काटने पर होती है। अगर कोई रेबीज का इंजेक्शन ना लगवाए और उसे कुत्ते ने काट लिया हो, पागल कुत्ते ने, बीमार कुत्ते ने, जिससे रेबीज वायरस हो, उस कुत्ते ने काट लिया व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अक्सर ये बच्चों में और बड़ों में देखने मिल जाता है जिन्हें कुत्ते ने काटा हो। तो इसका खास ध्यान रखना है कि अगर कुत्ता काटता है तो सबसे पहले क्या करना है, अपना इलाज करवाना है। कुत्ते का झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, पहले इंजेक्शन लगवाएं। अभी इंजेक्शन आते हैं, पहले 14 इंजेक्शन पेट में लगा करते थे, अब 3 इंजेक्शन आ गए हैं, और 2 इंजेक्शन और 1 इंजेक्शन आ गया है, मतलब 4 भी लगवा सकते हैं, 3 भी, 2 में भी काम हो सकता है, और वो पेट में लगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसी अब इलाज आ चुका है। तो ये बहुत बीमारी अब नाम मात्र की रह गई है, लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में, अंधविश्वास के चक्कर में क्या होता है, लोग झाड़ फूक के तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं। तो वो नहीं करना है, इलाज करवाना है। तो हाइड्रोफोबिया वो बीमारी है जो किससे होती है, पागल कुत्ते काटने से होती है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेत्र ज्योति की वृद्धि में सहायक आसन है। भाई नेत्र वृद्धि में अगर सहायक आसन की बात करें तो कौन सा आसन होगा, ये आप उत्तर आपको कमेंट करना है पढ़ के, ठीक है। ये मैंने आपके लिए खाली छोड़ दिया, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करना है। तो नेत्र ज्योति की वृद्धि में सहायक आसन कौन सा है, कमेंट कीजिए, ढूंढिए और कमेंट कीजिए, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, है ना। तो नेत्र ज्योति की वृद्धि में सहायक आसन कौन सा पूछ सकता है। तो ये सवाल अब ऐसा है तो 2-3 चीजें और भी हो सकती है, जैसे कि हमारी सोचने की क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता में विकास कौन सा आसन करता है, ऐसे प्रकार के कई प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो सारे प्रश्न पढ़ लेने हैं। अब मेरे पास यहाँ समय की कमी है, बोर्ड छोटा है, तो मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर, कोई कोशिश करता हूं कि जितना हो सके उतना। तो उसी प्रकार के कई प्रश्न आ सकते हैं। मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है। अब इसी से रिलेटेड आप क्या कीजिए, आप जान लीजिए कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों को आप पढ़कर रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पद्मासन से लाभ है। पद्मासन करने से क्या लाभ मिलता है, पद्मासन करने से मेरुदंड में लचीलापन मिलता है। जी हाँ, मेरुदंड जो होता है, पीठ हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक, तो मेरुदंड में लचीलापन आ जाता है। पद्मासन करने से हमारे मेरुदंड में लचीलापन आता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इससे फायदा क्या है पद्मासन से, पद्मासन इस प्रकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे मेरुदंड में लचीलापन आता है, लचीला हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, योग कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। भाई योग कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, तो शांत होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए और अनुशासित। शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि योग कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, यानी जहां पे योग होता है, जहां पे योगा करना है, वो वातावरण कैसा हो, तो वो वातावरण होना चाहिए शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित। अगर हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, वहां पे लाउड स्पीकर बज रहा है, डीजे बज रहा है, या होम थिएटर बजा रहे हैं, हम गाने बजा रहे हैं, तो क्या हम ध्यान लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो हमारा जो वातावरण होना चाहिए योग करने के लिए, वो शांत होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए और साथ ही साथ अनुशासित होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगाभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए। एक व्यक्ति जो योगाभ्यास करता हो, एक योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए मिनिमम, कम से कम कितनी, लगभग कितनी जगह होनी चाहिए, तो कम से कम 40 वर्ग फीट की जगह। जी हाँ, हमें कम से कम 40 वर्ग फीट की जगह में ही क्या करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमारी हाइट तो 5 फुट 6 फुट होती, ज्यादा ज्यादा फिर हाथ वगैरह फैलाते हैं तो ज्यादा 10 फुट की जगह चाहिए। लेकिन 10 फुट में अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो सांस रोकना, प्राणायाम, ये सब कैसे होगा, सफोकेशन हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। इसलिए खुला वातावरण चाहिए, और अधिकतर योग जो है खुले में होता है, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में, ये भी अच्छा है। तो वर्ग फीट, कितना वर्ग फीट ध्यान रखेंगे, 40 वर्ग फीट, ठीक। तो योगाभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए, तो कम से कम लगभग 40 फीट, 40 वर्ग फीट, सिर्फ 40 फीट नहीं, 40 वर्ग फीट। वर्ग फीट मतलब स्क्वायर फीट, यानी 40 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा भी होना चाहिए, ठीक। तो 40 वर्ग फीट का क्या होना चाहिए, हमारे पास स्थान उपलब्ध होना चाहिए, तभी जाके अच्छा योगा किया जा सकता है, ठीक है, एक योगा अभ्यास हो सकता है बढ़िया से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारी ये एमसीक्यू खत्म हो गया, इसके बाद हम 2-2 अंकों के प्रश्न पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें से भी एमसीक्यू आ सकता है, इसमें से भी कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है, लेकिन फिलहाल हम जान रहे हैं किसके बारे में, फिलहाल हम समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, प्रश्न उत्तर जो आएंगे 2 अंकों के लिए, उसके लिए यहाँ पर, ठीक। तो देखिए, ध्यान के प्रकार लिखिए। भाई ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, तो सामान्यतः ध्यान के 4 प्रकार में बांटा गया।
सामान्यतः आमतौर पर ध्यान के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है देखना, दूसरा होता है सुनना, तीसरा श्वास लेना, चौथा आंख मूंद कर मौन रहना, यानी आंख बंद करके चुपचाप पड़े रहना। तो ये चौथा, तो ध्यान, सुनना, श्वास लेना, आंख मूंद कर मौन रहना, ये ध्यान के प्रकार हैं। तो ध्यान के कितने प्रकार है? कुल 4 प्रकार है। कौन कौन से? देखना, सुनना, श्वास लेना और आंखें मूंद कर मौन रहना। जी हाँ, ये ध्यान के 4 प्रकार हैं। देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें मूंद कर मौन रहना। तो ये हमारे क्या है? 4 प्रकार है ध्यान के। प्रश्न क्रमांक 8, ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं? ध्यान में बाधक तत्व कौन से? अगर आप ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, आंख मूंद कर एकाग्रचित होने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कौन से बाधक तत्व हैं, यानी किन किन कारणों से इसमें बाधा आ सकती है, आपको ध्यान में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो पहले आप ध्यान से रिलेटेड कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कि ध्यान के प्रकार लिखिए, ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं, चिंता क्या होती है, धारणा से क्या आशय है, ध्यान क्या है। तो इतने प्रकार के जो प्रश्न है ध्यान और चिंता के ऊपर हैं, तो आप ये समझ सकते हैं, अगर मैंने इतने क्वेश्चंस, इतने प्रश्न यहाँ पर बताए हैं ध्यान से रिलेटेड, चिंता से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ सवाल तो आना ही आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ध्यान और चिंता ऐसा टॉपिक है यहाँ पर जिसके ऊपर सवाल पूछा ही जाना है, कोई ना कोई घुमा फिरा के पूछेगा ही। तो आपको बहुत ध्यान से और हमेशा जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं ध्यान से और अवधारणा से, चिंता से, उनकी पूरी स्टडी कर लेनी है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर कितने प्रश्न यहाँ पर मैं करवा दूं, उत्तर मैं आपको करवा दूं, लेकिन अगर फिर भी कोई बचेगा तो उनको आपको कवर कर लेना है, ये आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो वही ध्यान में बाधा कैसे आती है? तो पहला, रोग। अगर हमें कोई रोग है, किसी प्रकार का रोग है, तो ध्यान में तो बाधा उत्पन्न होगी। फिर है निर्जीवता, संशय। अगर आपको संशय मतलब अगर किसी बात की शंका है, आपको शक है, डाउट है, आप क्लियर नहीं हो, एकदम है ना, स्पष्ट नहीं हो, तो भी आपको ध्यान नहीं लगेगा, आपका मन में भ्रम रहेगा, मन में विचार चलते रहेंगे, तो हम शांत नहीं हो सकते, एकाग्रचित नहीं हो सकते। तो रोग, निर्जीवता, संशय, प्रमाद, आलस्य। आलस्य तो आप जानते हैं, आलस्य रहेगा तो ध्यान लगा ही नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। आलस्य, विषयाशक्ति, भ्रांति, असमर्थता एवं दुर्बलता, यानी कि असमर्थ होना, किसी कार्य को ना कर पाना, और दुर्बल यानी कमजोर होना। अगर ये सारी चीजें हमारे पास हैं, इनमें से कोई भी है, तो हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान लगाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों की कमी हो जाएगी, ध्यान की कमी हो जाएगी। अगर वो चीज हटा दोगे तो ध्यान लगने लगेगा, और वो चीज हमारे साथ रहेंगी तो ध्यान नहीं लगेगा। तो यही सवाल पूछा है। अब सवाल कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि ध्यान में बाधक तत्व तो कौन कौन से हैं, ऐसा लिखा है। अब ये भी पूछ सकता है कि ध्यान लगाने के लिए किन चीजों को निवारण करना, किन चीजों को निकाल फेंकना आवश्यक होता है, ऐसा पूछेगा। तो आप तब भी जवाब यही होगा कि रोग को भाई निकाल फेंकना होगा, रोग को दूर करना होगा। निर्जीवता, संशय, प्रमाद, आलस्य, विषयाशक्ति, भ्रांति, असमर्थता एवं दुर्बलता, इन कारणों को अगर आप निकाल देंगे तो आप ध्यान लगा पाएंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान में ये बाधक तत्व है, और इन्हीं तत्वों की वजह से ध्यान नहीं लगता। इन्हीं तत्वों को दूर करके हम ध्यान विकार को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ध्यान में कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं। समझ गए हैं? क्लियर है? तो देखिए, इन तत्वों का घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है। अब ये मत बोलिए कि सर आपने तो बताया था बस इतना, ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं, और उधर परीक्षा में सवाल आ गया कि ध्यान में बाधक तत्वों को निवारण करने से क्या होगा, या किन तत्वों को निवारण करने से, किन बातों को हटा देने से ध्यान लगने लग जाएगा, ऐसा सवाल पूछ दिया। तो आप बोले सर आपने तो बताया ही नहीं था। भाई बताया था, पर सवाल घुमा फिरा के पूछता है, इतना हमें समझना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं आपसे, इससे जुड़े हुए सारे सवाल आप ध्यान रखिएगा, या इसको घुमा फिरा के कैसे ही पूछेगा, आपको सवाल का हल करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चिंता क्या होती है? चिंता, सब कोई इससे ग्रसित होता है, चिंता, डिप्रेशन, है ना, हर कोई कभी ना कभी चिंता करता ही है। तो ये चिंता होती क्या है, चिंता में क्या होता है? तो देखिए, चिंता की डेफिनेशन क्या है। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, मतलब किसी बात के बारे में सोचना अच्छी बात है, नॉर्मल आप सोच रहे तो ठीक है, लेकिन सोचते सोचते दिन रात उसी में सोच रहे हैं, डूबे हैं, खाना पीना छोड़ दिए, काम में मन नहीं लग रहा, उसी को सोचे जा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब कर दिए, तो ये चिंता है। जब एक विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। ठीक है, जब कोई एक विचार जो निश्चित स्तर, एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, तो उसे चिंता कहा जाता है। किसी बात पर हम चिंता करना चाहिए, जैसे हमने परीक्षा देकर आए और जब तक परीक्षा परिणाम नहीं आ जाता तब तक उसी में सोचे जा रहे हैं, डूबे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई और कार्य नहीं कर रहे हैं, दिन रात उसी में है, तो हमारा शरीर दुर्बल हो जा रहा है, तो ये चिंता है। अब आप परीक्षा देकर आ गए, अब आप कुछ भी कर लीजिए, परीक्षा परिणाम बदलने वाला नहीं है, वो जो आना है आएगा ही, परीक्षा परिणाम, है ना। तब तक हम चिंता करके, सोच कर, विचार कर कर अपना स्वास्थ्य एवं मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य खराब करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चिंता ही है। ठीक है, तो चिंता का मतलब जान लीजिए, चिंता का मतलब होता है जब एक विचार, कोई थॉट, कोई विचार
एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे ही चिंता कहते हैं। जब विचार एक निश्चित स्तर से ऊपर जाकर परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है, ठीक है ना। जब कोई विचार हमारे बारे में, अरे वो मेरे बारे में ऐसा ही गलत गलत बोलता है, वो मेरे बारे में अफवाह फैलाता है, तो उससे दुश्मनी करनी है, मारपीट होगी, उसी के बारे में सोचते रहेंगे आप, तो आपका विचार जो है उसी में घूमते रहेगा। इससे आपका एक सीमा क्रॉस हो जाएगी, सीमा पार हो जाएगी, जिससे आपका किसी भी अन्य कार्य में मन नहीं लगेगा, आप परेशान रहने लग जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग या फिर चिंता कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो जब विचार एक निश्चित स्तर से ऊपर जाकर परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है, ठीक। तो यही ध्यान रखिएगा चिंता की डेफिनेशन क्या है। इसके बारे में आप और ऐड कर सकते हैं अपने मन से। मैंने इतना लिखा है कि बोर्ड में जगह कम है, आप और भी अपनी समझ से लिख सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको इतनी समझ तो है कि आप इसको और आगे बढ़ा पाओगे ना, परीक्षा में लिख पाओगे तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। फिर से वही बता दे रहा हूं, जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। जब एक विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर व्यक्ति को परेशान करने लगे तब वह चिंता का विषय है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धारणा का क्या अर्थ है? धारणा मतलब धारण करना, तो धारणा का क्या अर्थ है? धारण करने की शक्ति धारणा कहलाती है। धारण मन की एकाग्रता है। जी हाँ, मन की एकाग्रता, मन को शांत रखते हुए किसी चीज को ग्रहण करना, धारण करना ही क्या है? धारणा है। तो हमें ध्यान रखना है इसके बारे में, और आप डिटेल में लिख सकते हैं, पर ध्यान ये रखिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए, एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि हाँ ये अगर आया तो यही होता है, ठीक है। जैसे धारणा का अर्थ है धारण करने की शक्ति को ही धारणा कहते हैं। किसी भी चीज को धारण करना, किसी के गुणों को धारण करना, किसी के अवगुणों को धारण करना, किसी के विचार धारण करना, किसी प्रकार की स्थिति को धारण करना, यह सब क्या है? धारणा है। तो ये ध्यान रखिएगा, धारण करने की शक्ति धारणा कहलाती है। धारणा मन की एकाग्रता है, मन को शांत रखकर एक चीज पर फोकस रखना, एक चीज पर बनाए रखना, यही क्या है? एकाग्रता है। एकाग्र बनाए रखिए मन को, यही एकाग्रता है, यही धारणा है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, ध्यान क्या है? ध्यान को बारे में बतलाइए। मैंने पहले ही कहा था कि ध्यान और धारणा और चिंता ये विषय ऐसे हैं जिनके पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और आएंगे ही प्रश्न इसमें, ठीक। तो ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है मन से पार जाना, यानी हमारा मन चंचल होता है, तरह तरह की बातें सोचता है, तो अपने मन को कंट्रोल में रखना, अपने मन को सीमित रखना, अपने मन को वश में रखना, और जो आप सोचना चाहते हैं वही सोचिए, यही क्या है? ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मन से पार जाना, मन से पार जाना और सोचना, तो यही तो ध्यान है, ठीक। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ध्यान क्या है? तो ध्यान का अर्थ है मन से पार जाना। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वश में रखना, मन को सीमा में रखना, मन के पार न जाना, ठीक। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में और आप लिख सकते हैं चाहे तो। ध्यान से एकाग्रचित्तता आती है, ध्यान लगाने से आपकी शक्ति बढ़ती है, आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वगैरह वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस हो गए। तो इन 11 प्रश्न को आपको ध्यान से लिख लेना है और पढ़ लेना है और याद कर लेना है। इसमें से कई प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना है, ठीक है। यहाँ से 2-3 प्रश्न तो गारंटेड है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 2 या 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 2 तो आना ही आना है, ठीक। तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस। अब बढ़ते हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। सो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, लेकिन वो बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए वेरियस प्रकार के, विविध प्रकार के सभी कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। बीए, डीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इस प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ डीएड बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, साथ ही साथ टीईटी इसकी भी तैयारी कराई जाती है, राजस्थान के रीट की भी तैयारी कराई जाती है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क करके इच्छुक कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें भी सलाह दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम फीस में और बहुत ईमानदारी से आपको यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है और सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट, चलिए हो गया श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में, और आगे बढ़ते हैं कि कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाले हैं जो 4 नंबर या फिर 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। तो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, योग का शिक्षक तथा विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है? योग जो होता है उसका किसी एक शिक्षक और विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए, योग जो होता है, आप उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे मैंने 4-5 ऐसे लिखे हुए 5 पॉइंट, तो आपको 5 पॉइंट डायरेक्टली लिख नहीं देने, पहले आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी 2-3 लाइन की। क्या लिखिए कि योग का शिक्षक तथा विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। योग जो है विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उनके महत्व को निम्नलिखित अंकों के साथ या निम्नलिखित पॉइंट्स में या निम्नलिखित नंबर में दर्शाया गया है। निम्नलिखित तरीकों से हम समझ सकते हैं। ऐसा डैश दे दीजिए। फिर नंबर 1,
योग स्मृति और सीखने की क्षमता में वृद्धि कारक है। ऐसा लिख के डैश देके उसमें पूरी थ्योरी लिखी, कैसे बताता हूं। योग जो होता है वो स्मृति और सीखने की क्षमता, स्मृति यानी हमारी याददाश्त, और सीखना मतलब हम जो सीखते हैं हमारी कुशलता, उसको उस क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आप स्मृति ज्यादा याद नहीं रख पाते तो आप योग कीजिए, आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप किसी कार्य को जल्दी सीख नहीं पा रहे, पर कठिनाई आती है नए कार्य को सीखने में, तो योग कीजिए, आप जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। तो आपके सीखने और स्मृति की क्षमता को कौन बढ़ा देता है? योग बढ़ा देता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, योग स्मृति और सीखने की क्षमता में वृद्धि कारक है। दूसरा, योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। योग जो होता है वो हमारा मानसिक संतुलन, हमारे शरीर में जो मानसिक संतुलन है हमारे मस्तिष्क का, उसको बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। हम मानसिक रूप से स्थिर होते हैं, बेचैन नहीं होते, तनावग्रस्त नहीं होते। ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ योग की वजह से है। अगला, योग चिंता, तनाव तथा अन्य मनोविकारों को दूर करता है। अगर योग करने से कई प्रकार के रोगों का निवारण होता है, कई प्रकार के रोगों का, जैसे कि कई मनोविकार के रोग हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो, चिंता हो, किन्हीं भी रोगों से अगर हम ग्रसित हैं तो हम अगर योग करते हैं तो इन रोगों से हमें छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, शरीर स्वस्थ होगा। जिम जाने से, कसरत करने से सिर्फ फिजिकल हमारा बाहरी शरीर जो है स्वस्थ होता है, क्योंकि योग करने से बाहरी तथा भीतरी हमारा मन भी क्या होता है? स्वस्थ होता है। तो शरीर को बाहर और भीतर दोनों जगहों से स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो यह हम किस द्वारा कर सकते हैं? योग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, योग के द्वारा। उसके बाद संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक मतलब होता है हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण होना, संयम होना। तो हम हमारी भावनाएं जो कभी कभी किसी किसी को बात बात पे चिड़चिड़ापन या गुस्सा आता है, बहुत जल्दी भावनाओं में वेग में आ जाते हैं, तो इन चीजों का कंट्रोल करना है तो हमें योग करना चाहिए। योगा से हम क्या कर सकते हैं? अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख सकते हैं, ये ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए विद्यार्थी हो या फिर शिक्षक हो, इन सभी को अपनी भावनाओं पर संयम बनाए रखने के लिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, योगा। उसके बाद कार्य में कुशलता। अगर हम अपने कार्य में कुशल हैं, देखिए हमारे कार्य जो करते हैं, सभी लोग कार्य करते हैं, पर कोई कोई अपने कार्य में सफल हो पाता है। तो कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ अलग से, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, कुछ अलग से देना होगा। तो ये कब होगा? जब हम अपने कार्य में और अच्छे से मन लगा कार्य करेंगे। और मन लगाने के लिए हमें ध्यान चित्र, एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। तो एकाग्रचित्त होने के लिए हमें योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो योग जो होता है वो हमें मानसिक संतुष्टि देता है, हमारे मस्तिष्क को एकाग्रता में लाता है, और हम एकाग्र होकर शांत मन से क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं। फिर योग करने से हमारा शरीर स्थिर होता है, सबसे ज्यादा तो मन स्थिर होता है हमारा। जब मन स्थिर हो गया तो हम क्या करते हैं? भावनाओं में नहीं बहते, हम सही फैसला लेते हैं और अपने कार्य में और कुशल होते हैं, साथ ही साथ अपने कार्य में और प्रवीण होते हैं और क्षमता से कार्य कर पाते हैं। तो ये हो गया योग का शिक्षक तथा विद्यार्थी के जीवन में महत्व, ऐसा आपको लिखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा से क्या आशय है? मुद्रा के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये मुद्रा क्या होती है? मुद्रा के बारे में विस्तार से बताइए। तो मुद्रा जो होती है भाई वो क्या है? मुद्रा शब्द का अर्थ ही है भाव भंगिमा। मुद्रा मतलब अपने शरीर के इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के अंगों द्वारा अपने भाव को प्रकट करना, यह मुद्रा कहलाता है। वो गुस्से की मुद्रा में है, मतलब देखिए ना कैसे भवें, आईब्रो ऐसे चढ़ जाती हैं ऐसे, और गुस्से से देखना, कोई मुस्कुराना नहीं, तो ये क्या होता है? एक मुद्रा है। तो मुद्रा का अर्थ क्या है? भाव भंगिमा, भाव को दर्शाना, दिखाना, वही तो है मुद्रा। जी हाँ, मुद्रा शब्द का अर्थ है भाव भंगिमा। ये एमसीक्यू बन सकता हूं, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा शब्द का अर्थ है भाव भंगिमा। मुद्रा का उपयोग 3 क्षेत्रों में किया जाता है। अधिकतर मुद्रा का उपयोग जो है 3 क्षेत्रों में होता है। कौन से 3 क्षेत्र है वो? नृत्य, हठ योग, संस्कार। जी हाँ, नृत्य, हठ योग और संस्कार, इन तीनों क्षेत्रों में क्या होता है? मुद्रा का बहुत उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नृत्य में देखेंगे आप, नृत्य करते हुए कोई नृत्य के अलग अलग देखेंगे आप फॉर्म होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। एक डांस ऐसा होता है जिसमें प्रतिशोध वाला किया जाता है, जैसे शिव का तांडव नाच जो है, तांडव जो नृत्य है वो क्या करता है? संहार का रूप है। जबकि कोई कोई नृत्य ऐसे होते हैं जिसमें मन विभोर हो जाता है, किसी को प्रसन्न करने के लिए हम नृत्य भी करते हैं, है ना। तो नृत्य जो है अलग अलग मुद्राएं उसमें होती हैं। हठ योग, संस्कार, तो ये 3 भी जो है मुद्राएं हैं। हठ योग के अनुसार तो 10 तरह की मुद्राएं अलग से होती हैं। हठ योग में लिखा हुआ है 10 प्रकार की विभिन्न मुद्राएं जो हैं वो होती हैं, ये हठ योग में लिखा है। तो ये इस प्रकार से मुद्रा शब्द का अर्थ क्या हो गया? मुद्रा शब्द का अर्थ है भाव भंगिमा। मुद्रा का उपयोग 3 क्षेत्रों में होता है। कौन से 3 क्षेत्र में? नृत्य, हठ योग और संस्कार। ये हो गया मुद्रा के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बंध से क्या आशय है? ये जो बंध है इससे क्या आशय है भाई? बंध से क्या आशय है? बंध के प्रकार भी बतलाइए। बंध क्या होता है और उसके प्रकार बतलाइए। बंध शब्द का अर्थ है बांधना। बंध शब्द का अर्थ है बांधना या कसना, कसकर रखना।
क्या होता है, हमारे शरीर में कई प्रकार की ऐसे गांठें होती हैं, गांठें खोलना योग के द्वारा, या कुछ अंग हमारे ठीक से काम नहीं करते, तो अगर हम योग करेंगे तो योग से उस अंगों की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो अंग पूरी ठीक ढंग से काम कर पाता है, तो हमारे शरीर में बंधी हुई गांठें खुल जाती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे किसी के पेट में मरोड़ रहती है, या पेट साफ नहीं होता, या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, तो कुछ आसन करके, योग करके हम क्या कर सकते हैं, उन तकलीफों को दूर कर सकते हैं। ऐसा योगा में भी लिखा हुआ है, ऐसा होता भी है, और डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं, यही सलाह वो भी देते हैं कि योग कीजिए, योग से आपके बहुत सारे रोगों का निवारण हो जाएगा। ठीक, तो बंद शब्द का अर्थ है बांधना या कसना। 3 प्रकार के बंद होते हैं, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। कितने प्रकार के बंद हो गए? 3, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। बंद शब्द का अर्थ है बांधना या कसना। बंद 3 प्रकार के होते हैं, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। ये 3 बंद भी हो गए। ठीक, मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विपश्यना क्या है, इसके नियम बतलाइए। भाई विपश्यना क्या है, विपश्यना क्या है, इसके नियम बतलाइए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। ठीक है, इसका उत्तर आपको देखना है, पढ़ना है, ढूंढना है। मैंने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन बताए, 11 प्रश्न और ये फिर 5 प्रश्न, इस प्रकार से आपके 4-5 प्रश्न हो गए, यानी पूरा 15 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सब मैंने बताए। इनको पढ़कर आप कुल 7 अंक हासिल कर सकते हैं इस इकाई के, और 7 अंक ले लिए आपने 25 में से, तो आपके पास होने के तो फुल चांस है, लेकिन हमें पास नहीं होना और अच्छा पढ़ना है। तो इसके बाद इकाई 4 की वीडियो आएगी जल्दी ही, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। इकाई 1, 2, 3 देख कर रखिए, नोट्स बनाकर रखिए, और इकाई 4 की वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी ही। इससे आप क्या कर पाएंगे, योग शिक्षा का पूरा विषय पूरा हो जाएगा संपूर्ण। इसके बाद हम अगले विषय की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका योग शिक्षा का इकाई 30, जो कि है आपका 7वां प्रश्न पत्र। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए एजुकेशन, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन जो इसको ऑल पर रखिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।